मसला अभी हल नहीं हुआ है। सैयद जवाब कुछ कहना चाह रहे हैं सर आपके जवाब में। डायरेक्टली आप एक सेपरेटिस्ट नैरेटिव वहां पे बिल्ड कर रहे हो और उसी हाँ सर, सैयद जवाब कुछ कहना चाह रहे हैं आपके जवाब में। सर मैं कुछ बातों से आपकी इत्तेफाक रखता हूँ, कुछ बातों से ना इत्तेफाकी जाहिर करता हूँ। वो रीज़न ये है क्योंकि धारा 370 का ढोल जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे स्टेट इलेक्शन हो गए चाहे आपके सेंटर के इलेक्शन हो गए, इसी को लेकर के लगातार कैंपेनिंग करी है और कोई उनके पास इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक नहीं था। और उस मास्टर स्ट्रोक तो एक चीज़ तो निकलती है कि ये मास्टर स्ट्रोक फिर एक बार मुंह के बल गिरा है। तो इस चीज़ को मानने को लोग तैयार नहीं होते। और इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बगावत होने वाली है, इन नतीजों के बाद चाहे हरियाणा हो गए और चाहे महाराष्ट्र हो गए चाहे कहीं पर बेइंतहा जो है बगावत खड़ी होगी। ठीक है, फारूक इनकलाबी साहब का मैं रुक कर लेती हूँ। पीडीपी के मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक इनकलाबी साहब, यहाँ पर जो वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल जुड़ा हुआ है उनको भी आपने सुना। पीडीपी से ऐसी क्या गलती हो गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप दोनों ही दल बिल्कुल बराबर एक तरीके से कहा जाए तो सत्ता जम्मू कश्मीर की आप लोगों ने संभाली है, क्या ऐसा हो गया कि पीडीपी का वैसा प्रदर्शन नहीं है जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है? इसमें सर बस एक मैं ऐड ऑन कर देता हूं फारूक इनकलाबी साहब कि क्या जमाते इस्लामी का आपका साथ छोड़ना एक बड़ी कमजोरी बन गया आपके लिए? देखिए, पीडीपी जब बनाई गई थी जमात हमारी, उस वक्त कोई ऐसा नहीं है कि जमात इस्लामी की सपोर्ट की वजह से पीडीपी जो है उन्होंने ग्रोथ की थी, बल्कि जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ हुकूमत बनाने के बाद जो है पीडीपी के खिलाफ लोगों को गुस्सा था। और मुझे भी यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हमारी हुकूमत बनी उसके बाद पीडीपी को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी ये शुरुआती रुझान है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पीडीपी अच्छा इसमें करेगी और इंशाल्लाह हमारा जो मेन मिशन है कि भारतीय जनता पार्टी बाहर जाए। जैसे अभी एक पैनलिस्ट बोल भी रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को डेवलपमेंट नहीं चाहिए। देखिए, डेवलपमेंट आप क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से हमारा स्पेशल स्टेटस छीना, हमसे रियासत का दर्जा छीना। फारूक इनकलाबी साहब, मामला इससे काफी आगे निकल गया। अब लोगों की दिलचस्पी इस बात पर है कि अब वहां पर किसकी सरकार बनने वाली है, कौन उस सरकार के साथ आने वाला है। नीरज मिश्रा जी, पीडीपी को साथ लीजिएगा, अदर्स में इंजीनियर रशीद को साथ लीजिएगा? देखिए, पीडीपी तो क्योंकि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही चुनाव के दौरान, और पीडीपी अगर चाहती है, प्रोवाइडेड कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार अभी बन रही है, लेकिन अगर पीडीपी चाहे और हमें रुझानों में भी एक नंबर पीछे है अभी आप, मुझे नहीं लगता कि अभी 46 तक नहीं पहुंचे, 45 में ही है। सुई वहीं अटकी हुई है। देखिए, ये आंकड़ा भी 50 को पार करता आपको दिखेगा, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की बार बार बात कर रहे हैं, प्रत्युष जी मैं 2-3 बातें बस कह देता हूं जल्दी से। देखिए, वो जो डराने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है आरएसएस के संरक्षण में और नेतृत्व में, उस डराने की राजनीति को खत्म किया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला बनाया गया था। नीरज जी, पूरे देश में, नीरज जी आपके पास भी फिगर्स आ रहे होंगे, इलेक्शन कमीशन की साइट आप भी मोबाइल पर खोल के बैठे होंगे। ये जो अलायंस हम दिखा रहे हैं ना रुझानों में, सबसे ज्यादा अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें हैं। आपकी मात्र 3 से 4 सीटों पर रुझानों में आप आगे हैं। तो ये जीत किसकी है, कांग्रेस की या नेशनल कॉन्फ्रेंस की? पीडीपी कहती है कि आप अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जेब से बाहर नहीं आए। प्रत्युष जी, देखिए, जब एक प्री पोल अलायंस चुनाव लड़ता है तो वो साझा चुनाव होता है। किसी सीट पर किसी का सिंबल, किसी सीट पर किसी का सिंबल, और जब दोनों लोग साथ मिलते हैं उस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा और जीता जाता है। ये वही हो रहा है। आप कांग्रेस को क्यों इतना हल्के में लेते हैं? समझिए, राहुल गांधी का उस कश्मीर में जाकर वो जो भाषण भारत जोड़ो यात्रा के दौरान था, हरियाणा में 90 सीटों का रुझान सामने है, 62 पर आप ऊपर हैं सर, तो बिल्कुल हल्के में तो नहीं है कांग्रेस। आदित्य, देखिए लगातार ये आंकड़ा बदल रहा है। ये 69 तक, बिल्कुल 68-69 तक ये आंकड़ा पहुंच गया था। अब बीजेपी आगे बढ़ रही है नीरज जी, यहाँ पे ये हमें देखना होगा। 62 पर कांग्रेस पहुंच गई है, 24 पर बीजेपी। शोभना जी, हम लोग क्योंकि हेडक्वार्टर्स में हैं और रियल टाइम मॉनिटर कर रहे हैं, मैं आपको अभी कह रहा हूं, 2 बजने दीजिए, कांग्रेस आपको 75 पार दिखेगी हरियाणा में। नीरज जी, अगर आपको बुरा ना लगे, 75 पार बड़ी बात कह रहे हैं आप। कहा आपका दावा तो 60 से 70 का था, रुझान देखकर 75, 80 क्यों नहीं? देखिए, ये तो 80 क्यों नहीं? चुनाव था ना। देखिए, लहर का चुनाव, वो देखिए, अब मैं तो कहूंगा कि 90 की 90 कांग्रेस जीत जाए, लेकिन 90 कैसे जीतिएगा? 89 में तो उम्मीदवार है, एक आपने लेफ्ट के लिए छोड़ी, 90 कैसे जीत जाइएगा? अरे साहब, तो वो भी तो हमारे गठबंधन का साथी है।
आप क्या चाहते हैं? आप मुझसे क्या लेकिन चलिए कहलवाना नीरज चाहते जी, हैं? आज बधाई आप जो का दिन कहेंगे है, मैं वो कह आज दूंगा। खुशियों का दिन है, जलेबियों का दिन शोभना है। जी, शानदार प्रदर्शन आपने हरियाणा में किया है। अगर 90 में से आप 62 सीटों पर बढ़त बनाए जी। हुए, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रदर्शन है। हालांकि मुझे ऐसा भी लग रहा है नीरज जी कि ये बीजेपी की गलतियों का फायदा कांग्रेस को ज्यादा मिल रहा है। शोभना जी, इस बात को तो हम नहीं नकार सकते। पिछले 10 साल में जिस तरीके से हरियाणा के किसान, पहलवान और जवान पर इन्होंने अत्याचार किया और पूरे देश में महिलाओं का जो हाल किया है वो तो सबके सामने है, तो ये उसका तो इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ वो जो कांग्रेस उम्मीद जगाती है लोगों के बीच में कि वो संविधान की लड़ाई लड़ रही है, वो लोगों की लड़ाई लड़ रही है, उसका फायदा हमें मिला है। ठीक है, रोहन इन्होंने गुप्ता तो जो हमारे किया साथ- उसका ठीक है, नीरज नुकसान जी, इनको आऊंगी है। आपके पास। रोहन गुप्ता बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। रोहन जी, हरियाणा में तो अच्छा प्रदर्शन नहीं है। हाँ, आपकी उम्मीद है जम्मू कश्मीर जरूर जगा सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 5 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जो आप नॉमिनेट करेंगे एलजी साहब, उसके साथ अदर्स का भी आप जुगाड़ कर लेंगे। क्या कहेंगे आप इन आंकड़ों को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से आप हरियाणा की भी बात कर रहे हैं, पहले जब आपके जो आंकड़े हैं पोस्टल बैलेट के ऑलमोस्ट आंकड़े हैं, अभी जो मेरे पास आंकड़े हैं करीब 32 सीटों पर भाजपा वहाँ पे है और कांग्रेस पार्टी अराउंड 46 सीटों पे है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी है, अभी 1-2 राउंड का काउंटिंग हुआ है, थोड़ा समय वेट करना चाहिए। और हरियाणा की आप सीटें जानते हैं कि बहुत कम मार्जिन से आगे पीछे चलती है, तो थोड़ा सा हम वेट कर लें, फिर हमारी प्रतिक्रिया दें। ओवरऑल आप देखेंगे। हाँ, जी नहीं ठीक है रोहन जी, अपनी बात पूरी कीजिए। फिर नीरज जी, रोहन जी जो कह रहे हैं कि अभी ये मार्जिन जो है वो बहुत कम है और बीजेपी इसमें अच्छा आगे बढ़ सकती है, उसका जवाब लूंगे, लेकिन रोहन जी पहले अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मुद्दा है दो चुनाव जिस प्रकार से हुए, मुझे लगता है कि आज इलेक्शन कमीशन की और ईवीएम की जीत है कि जिस प्रकार से विपक्ष द्वारा ठिकरा फोड़ा जाता था हमेशा से ईवीएम पे या इलेक्शन कमीशन पे, एटलीस्ट आज वो ठिकरा नहीं फोड़ा जाएगा। तीसरा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत है कि करीब 70% के आसपास वोटिंग हुआ है। आज कोई भी सरकार मुझे बताइए, कभी भी अतीत में 10% की वहाँ पे सरकारें बनती थी, तो 70% वोट होना ये भी एक लोकतंत्र की जीत है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे आंकड़े आ रहे हैं, मैं जब आपके सामने टीवी स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ, आगे जैसे जैसे जाएंगे आंकड़े बदलते जाएंगे। मुझे विश्वास है दोनों जगह पे भाजपा बहुत अच्छा प्रदर्शन करके अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन रोहन जी, कांग्रेस कह रही है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगहों से जलेबी की खुशबू आ रही है। देखिए, बिल्कुल आनी चाहिए खुशबू, तो अगर यही जलेबी अभी आगे पीछे होती तो उसमें भी कहीं न शंका होती कि नहीं ये जलेबी में तो कुछ मिला दिया गया है। तो मुझे लगता है दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। नीरज जी, कम से कम अब ईवीएम को लेकर के जलेबी की तरह गोलमोल बयान तो नहीं दीजिएगा। प्रत्युष भाई, रोहन जी की बात सुन के मुझे गालिब का शेर याद आ गया कि उसे मालूम है हकीकत जन्नत की, पर मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। तो ये जो आगे के 2 घंटे और 3 घंटे की बात हो रही है वो इसी रुझान की तरफ चलेगा और ये रुझान आपको नंबर्स में, फाइनल नंबर्स में दिखेंगे। और जहां तक रोहन भाई कह रहे हैं कि हम लोग ईवीएम के ऊपर अब ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, आप समझिए लोकतंत्र पिछले 10 साल में इनकी चोरी और डकैती से इतना सतर्क हो गया कि आज जनता ने इस बात का आश्वासन दिया है कि ना तो वोट की चोरी होने देंगे और ना उस तरीके से प्रशासन जो हमारे खिलाफ काम करता था उसको करने देंगे। और यही वजह है क्योंकि 144 पॉपुलरली आपको ध्यान होगा धारा है, वो 288 जो लगी, चाहे वो हरियाणा में। कहेंगे कि ईवीएम के साथ गड़बड़ी नहीं कर पाए, यही नतीजे आपके फेवर में नहीं आते तो आज आपका बयान कुछ और होता। प्रत्युष भाई, मैं जनता को धन्यवाद दे रहा हूं कि वो इतनी सतर्क है कि डकैतों को डकैती नहीं करने दी, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जनता ने चुनाव लड़ा, जनता ने उस बूथ को अपना संभाला और उस ईवीएम को संभाला, इसीलिए आज वो डकैती नहीं हो पाई। मैं रोहन जी का रुख करना चाहूंगी। रोहन जी, अगर मैं जम्मू कश्मीर के आंकड़े पर नजर डाल रही हूँ तो बीजेपी अभी 30 पर बढ़त बनाई हुई है, 11 अदर्स। चलिए मैं सारी की सारी 11 आपके खाते में जोड़ देती हूँ, 41 और 5 भी वो आपके जो नॉमिनेटेड है उनको भी आपके खाते में जोड़ देती हूँ, तो भी 46 हो रहे हैं। 48 बहुमत का आंकड़ा है, हालांकि अगर नॉमिनेटेड सदस्य को हटा दो तो 45। हाँ, आज भी हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। और जिस प्रकार का मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है खुशी होनी चाहिए, बहुत दिन बाद दिखा है, बट मार्जिन देखिए वहाँ पे अभी चुनाव बदल रहा है, आंकड़े हर रोज पल पल बदल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मैं ये मानूं कि जोड़ तोड़ की राजनीति अब शुरू होगी बीजेपी की तरफ से? नहीं पड़ेगी जी, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। और भाजपा आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, आपके सामने आंकड़ा, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। और आंकड़े जैसे जैसे भी आगे आते जाएंगे आप देखेंगे क्लियर मेजॉरिटी आएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी तोड़ जोड़ की। रोहन जी, इलेक्शन कमीशन की साइट में नेशनल कॉन्फ्रेंस 36 सीटों पर आगे है और बीजेपी 22 सीटों पर। तो